गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में बीए पार्ट 3 में जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली बुक का, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत की मौद्रिक नीति। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो भारत की मौद्रिक नीति का निर्माण और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जैसे मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत या फिर ब्याज दर आदि को नियंत्रित करती है। अब भारत की जो मौद्रिक नीति है उसके कुछ तत्व है, जैसे मुद्रा के स्टॉक तथा मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर को नियंत्रित करना, निकट मुद्रा मीन्स अर्थात बॉन्ड्स, डाक खाने की बचतें, सहकारी बैंकों की बचतें आदि के स्टॉक तथा पूर्ति की वृद्धि दर को नियंत्रित करना, संगठित क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा असंगठित क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज दरों के ढांचे तथा स्तर को नियंत्रित करना, विभिन्न क्षेत्रों में ऋणों के बंटवारे के पैटर्न तथा मात्रा को निर्धारित करना, विनिमय दर के स्तर को निर्धारित करना तथा वित्तीय तथा वास्तविक बचतों को प्रभावित करने वाली धनात्मक और ऋणात्मक प्रेरणाएं प्रदान करना और बचत आय अनुपात को बढ़ाना। इस प्रकार से ये मौद्रिक नीति के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं। जैसे कीमत स्थिरता, भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में कीमत स्थिरता को बनाए रखना है, मीन्स मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है। और मौद्रिक नीति के द्वारा देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा जाता है और कीमतों में अधिक परिवर्तन नहीं आने दिया जाता। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आवश्यक मुद्रा तथा साख की पूर्ति करना। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें मुद्रा तथा साख की उपयुक्त मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। विदेशी विनिमय की स्थिरता, विदेशी विनिमय बाजार में स्थिरता रखना तथा सट्टे की प्रक्रिया को नियंत्रित रखना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अब है मौद्रिक नीति के क्या लक्ष्य होते हैं। जैसे मुद्रा की कुल मात्रा का नियमित विस्तार, यह लक्ष्य आर्थिक विकास तथा मुद्रास्फीति नियंत्रण के परस्पर विरोधी लक्ष्यों का परिणाम है। इसका कारण क्या है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए वित्त व्यवस्था मुद्रा की पूर्ति के विस्तार द्वारा की जाती है। इसके विपरीत किसी भी देश में विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक खर्चों में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की पूर्ति के संकुचन की आवश्यकता होती है। तो विकासात्मक प्रक्रिया के लिए फंड्स की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो रिजर्व बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास और विविधीकरण के लिए मुद्रा की पूर्ति और साख के विस्तार के महत्व को पूरी तरह से समझ लिया है। इसके साथ साथ ही रिजर्व बैंक को यह भी मालूम है कि देश में मुद्रा के संकुचन की आवश्यकता है या नहीं है। तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुद्रा को इस प्रकार से नियंत्रित करना कि आर्थिक विकास के लिए उसमें विस्तार होता रहे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उसका संकुचन भी होता रहे। नेक्स्ट है साख का क्षेत्रवार प्रयोग। जैसे रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व के आधार पर साख का बंटवारा किया तथा ब्याज की विभिन्न दरें भी निर्धारित की जिन पर विभिन्न क्षेत्रों को साख उपलब्ध होती है। मुद्रा का मांग फलन, मौद्रिक नीति के लक्ष्य स्थिर मुद्रा मांग फंक्शन पर निर्भर करते हैं। भारत में मुद्रा की मांग के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मुद्रा की मांग फलन क्या है? स्थिर है। तो भारत की मौद्रिक नीति के द्वारा विस्तृत मुद्रा को मध्य स्तरीय लक्ष्य
तथा अल्पकालीन ब्याज की दर को सहायक क्रियाशील लक्ष्य माना जाता है। अब है भारत में मौद्रिक नीति की कौन कौन सी तकनीक हैं। भारत में मौद्रिक नीति की मुख्य रूप से दो तकनीक है, करेंसी तथा साख की तकनीक और दूसरा है साख नियंत्रण की तकनीक। तो फर्स्ट है करेंसी तथा साख की तकनीक, जिसे भारत में रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार है और यह बैंक 100 करोड़ रुपए के मूल्य के सोने तथा विदेशी प्रतिभूतियों के आधार पर कितनी भी मात्रा में नोट जारी कर सकता है। जैसे 1951 में रिजर्व बैंक के द्वारा 1420 करोड़ रुपए के नोट जारी किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो नोटों के अत्यधिक विकास के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए कई तकनीकें अपनाई, जैसे व्यापारिक बैंकों को अतिरिक्त फंड्स की पूर्ति की गई, विशेष संस्थाओं जैसे कृषि सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी साख की अतिरिक्त पूर्ति की गई, विशेष कार्य जैसे अनाज संग्रह, विदेशी व्यापार आदि के लिए भी वित्तीय आदि की सुविधाएं प्रदान की गई। साथ ही उद्योग, कृषि, विदेशी व्यापार आदि को साख प्रदान करने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं जैसे IDBI, सिडबी, नाबार्ड आदि की स्थापना की गई। नेक्स्ट है साख नियंत्रण की तकनीकें। अब रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के परंपरागत तकनीकों को अपनाया है और वो दो तकनीकें कौन सी हैं, परिमाणात्मक और दूसरी गुणात्मक। तो इसका मैंने पहले आपको बता दिया है कि रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए या फिर साख पर नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में हम इंक्लूड करते हैं जैसे बैंक दर में परिवर्तन करके, विभेदीकृत ब्याज की दरें, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील नगद कोषों का अनुपात, वैधानिक तरल कोष अनुपात, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक प्रभाव, साख अधिग्रहण योजना आदि। ये क्या है, परिमाणात्मक उपाय। दूसरा है चयनात्मक उपाय, वो है जैसे ऋणों की छूट संबंधी सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, ऋणों की अधिकतम सीमा, साख की राशनि आदि। तो इस प्रकार से मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों के द्वारा साख पर नियंत्रण किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की विशेषताएं, जैसे सक्रिय नीति। सन 1951 से आरंभ किए जाने वाले आर्थिक नियोजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कैसी थी, सस्ती और सरल नीति थी। मीन्स रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कोई भी मौद्रिक नीति नहीं अपनाई थी। लेकिन 1951 से रिजर्व बैंक एक सक्रिय मौद्रिक नीति अपना रहा है, सभी दिशाओं में विस्तार। जैसे कि श्री SLN सिन्हा के शब्दों में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व केवल साख का संकुचन करना नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय बैंक का ये कर्तव्य हो जाता है कि देश की साख संबंधी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। मौसमी परिवर्तन। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति तेजी और मंदी की अवस्थाओं में परिवर्तित होती रही हैं। ये अवस्थाएं कृषि के मौसम से रिलेटेड है। जब कृषि की फसल बाजार में बिक्री के लिए आती है तो कौन सी अवस्था आरंभ होती है, तेजी की अवस्था आरंभ होती है। और इस अवस्था में कृषि की फसल का संग्रह करने के लिए क्या होता है, साख की मांग बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का विस्तार होता है। और अगर हम इसके विपरीत बात करें मंदी की, तो मंदी की अवस्था में जब ऋणों की वापसी होने लगती है तो साख का क्या होता है, संकुचन होता है। लेकिन मंदी के दिनों में साख का संकुचन तेजी के दिनों में होने वाली साख की वृद्धि की तुलना में कम होता है। और इसका एक कारण क्या है कि तेजी के दिनों में औद्योगिक क्षेत्र को अधिक कोषों की आवश्यकता होती है, इसीलिए रिजर्व बैंक तेजी की अवस्था में साख के विस्तार की नीति अपनाता है और इसके विपरीत मंदी के दिनों में साख के संकुचन का प्रयास करता है।
संकुचित तथा महंगी मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक महंगी मौद्रिक नीति अपनाता है और संकुचित मौद्रिक नीति के फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर कम हो जाती है और महंगी मौद्रिक नीति के फलस्वरूप बैंक दर में वृद्धि होती है और बैंक दर में वृद्धि होने के कारण दूसरे बैंकों द्वारा अपने ऋणों पर लिए जाने वाली ब्याज की दर में भी वृद्धि होती है। निवेश तथा बचत प्रेरक। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निवेश और बचत प्रेरक है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा उत्पादक क्षेत्रों को ब्याज की उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में साख की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ने बचतों को आकर्षित करने के लिए ब्याज की उपयुक्त दर निर्धारित की है। साख के बंटवारे में असंतुलन। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कृषि की तुलना में उद्योगों के प्रति अधिक उदार रहती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र को आवश्यकता से कम साख प्राप्त होती है। इसीलिए कृषि क्षेत्र को अपनी साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देसी बैंकरों या फिर महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्हें अधिक ब्याज देने पर भी मजबूर होना पड़ता है। तो बैंकों द्वारा प्रदान की गई साख का अधिकतर भाग केवल बड़े स्तर के उद्योगों को ही प्राप्त होता है। साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जिससे रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित जटिल समस्या का समाधान करने के लिए लगभग सभी प्रकार के परिमाणात्मक और गुणात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। निर्देशात्मक तत्व। मौद्रिक नीति के उपायों को राजकोषीय नीति के अनुरूप अपनाया गया है, जिसे मौद्रिक नीति मुख्य रूप से साख की उपलब्धता के नियंत्रण से संबंधित रही है, लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने के लिए ब्याज की दर को निरंतर बढ़ाया जाता रहा है। मौद्रिक नीति का कार्य क्षेत्र केवल साख की पूर्ति के नियंत्रण तक सीमित नहीं रहा है। इसका प्रयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए साधनों के उचित बंटवारे के लिए भी किया गया है। तो इस प्रकार से ये थी मौद्रिक नीति की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि जो भारत की मौद्रिक नीति है उसकी क्या लिमिटेशंस है। जिसे आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का सीमित योगदान। आर्थिक विकास की दृष्टि से मौद्रिक नीति का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया गया है। मौद्रिक नीति का जो क्षेत्र दिया गया है वो बहुत ही सीमित है और रिजर्व बैंक से केवल यह आशा की जाती है कि साख की पूर्ति के अभाव में आर्थिक विकास संबंधी किसी कार्य में रुकावट नहीं आए। मुद्रास्फीति की रोकथाम में सीमित योगदान। यह नीति विकास तथा स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रही है, लेकिन भारत में मौद्रिक नीति का राजकोषीय, विदेशी विनिमय और आय नीति से उचित समन्वय नहीं किया जा सका है। प्रतिकूल बैंकिंग आदतें। मौद्रिक नीति की एक महत्वपूर्ण सीमा है कि भारत की जनता में बैंकिंग आदतों की कमी है और भारत में अधिकतर लोग चेक के स्थान पर किसका प्रयोग करना पसंद करते हैं? नकदी का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इसके कारण नकदी का अधिकतर भाग बैंकों में जमा होने के स्थान पर नकदी के रूप में ही प्रचलन में रहता है। तो इसके कारण बैंकों की साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है और इसके अलावा भारत में मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख अंग क्या है? करेंसी है। इसके कारण भी बैंकों की साख निर्माण की क्षमता कम रहती है। अविकसित मुद्रा बाजार। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण सीमा है मुद्रा बाजार का अविकसित होना, क्योंकि अविकसित मुद्रा बाजार के कारण एक और मौद्रिक नीति का क्षेत्र सीमित हो जाता है और दूसरी ओर यह प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं हो पाती। काले धन का अस्तित्व। अर्थव्यवस्था में काले धन का अस्तित्व मौद्रिक नीति के कार्यक्रम को सीमित कर देता है। काले धन का किसी प्रकार का लेखा जोखा नहीं रखा जाता, क्योंकि ऋणदाता और ऋणी इसे गुप्त रखते हैं। परस्पर विरोधी उद्देश्य। मौद्रिक नीति की एक मुख्य सीमा उसके उद्देश्यों का परस्पर विरोधी होना है।
आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत कीमत स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति का संकुचन किया जाना चाहिए। अमौद्रिक तत्वों का प्रभाव। मौद्रिक नीति की एक प्रमुख सीमा है अमौद्रिक तत्वों की अवहेलना। वास्तविक कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी विनिमय साधनों के नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति कभी भी प्राथमिक उपाय नहीं हो सकती। मौद्रिक उपायों की सीमाएं। मौद्रिक नीति की एक मुख्य सीमा साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों में निहित सीमाओं से संबंधित है। इन सीमाओं का संबंध बैंक दर में होने वाले बार बार तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों से है और ये परिवर्तन विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। कई बार बैंक दर निश्चित होती है तथा उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के अवसर कम होते हैं। तो मुद्रास्फीति की निरंतर प्रवृत्ति के कारण सीमांत आवश्यकता को पहले की ऊंची सीमा पर निर्धारित कर दिया जाता है, उनमें और अधिक परिवर्तन के अवसर बहुत कम होते हैं। मौद्रिक नीति उपयुक्त प्रकार से लागू नहीं की जाती क्योंकि मौद्रिक नीति का सफल प्रयोग केवल साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं करता, वह प्रतिबंधों तथा छूटों की मात्रा तथा उनके लागू करने के समय पर भी निर्भर करता है। थैंक यू।